नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। इंटरमीडिएट की क्लास के लिए ये बायोलॉजी का मेरा पहला क्लास है। इसमें आपकी बुक में पहला लेसन जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन लिविंग बींग्स। जनन एक मुख्य लक्षण है सजीव प्राणियों का, जिसकी परिभाषा इस प्रकार हो सकती है। किसी भी जीव में संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है, या अपने जैसी संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। तो ये सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक जीव का, जितने भी पृथ्वी पर सजीव हैं, सबका एक जीवन काल होता है, और इस निश्चित जीवन काल के बाद उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसके बाद उसकी संतान आती है, उसका जीवन काल पूर्ण होता है, उसकी संतान आती है। इस प्रकार प्रत्येक जीव की लाइफ साइकिल चलती रहती है। तो जनन अगर ना हो तो क्या होगा? जनन नहीं होने से किसी भी जीव का अस्तित्व पृथ्वी से समाप्त हो जाएगा। तो जनन बहुत ही आवश्यक है। आपकी बायोलॉजी बुक में 2 प्रकार के जनन का वर्णन है, जिसमें कि पहला है अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन में आप कह सकते हैं, जब एकल जीव से ही एक नए जीव की उत्पत्ति हो जाए, या एकल जनक से ही जब संतान की उत्पत्ति हो जाए, तो ऐसे जनन को हम अलैंगिक जनन कह सकते हैं। अलैंगिक जनन कई प्रकार से होता है, जैसे कोशिका विभाजन द्वारा। बहुत से एक कोश की प्राणी हैं जो सेल डिवीजन द्वारा जनन करते हैं। उनकी कोशिका एक निश्चित समय में 1 से 2 हो जाती है, और ये उनकी एक जनन की विधि है। इसके अलावा कायिक जनन अधिकांशतः पौधों में ही पाया जाता है। पौधों के किसी भी अंग से एक नए पौधे की उत्पत्ति कायिक जनन कहलाती है, जो कि अलैंगिक जनन की ही एक विधि है। जैसे गुलाब के पौधों को लगाने के लिए हम उसकी टहनी का उपयोग करते हैं, उसकी टहनी से एक नया पौधा बन जाता है। तो ये अलैंगिक जनन की एक विधि है। इसके अलावा बहुत से सूक्ष्म जीव अनेक विधियों द्वारा अलैंगिक जनन से अपनी संतान की उत्पत्ति करते हैं। इन विधियों में कोनिडिया बनती है, कलिकाएं बनती हैं, साथ ही साथ पुटी भवन तथा बीजाणु जनन। विभिन्न प्रकार के निम्न कोटि के पौधों में विभिन्न प्रकार के बीजाणु बनते हैं,
और ये बीजाणु अनुकूल परिस्थिति आने पर एक नए जीव को जन्म देते हैं, जो कि अलैंगिक जनन की एक विधि है। तो अलैंगिक जनन में हम कह सकते हैं कि जब एकल जीव से ही अथवा एकल जनक से ही एक नई संतान की उत्पत्ति हो तो उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। यह जनन निम्न कोट के जंतुओं में, निम्न कोट के पौधों में ही संपन्न होता है। दूसरा है लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन में भी एक नई संतान की उत्पत्ति होती है, लेकिन अलैंगिक और लैंगिक में एक मुख्य अंतर ये है कि अलैंगिक में एकल जनक से ही नई संतान बन जाती है, जबकि लैंगिक जनन में 2 जनकों की आवश्यकता पड़ती है और इन दोनों जनकों में दोनों जनक विपरीत लिंग वाले होने चाहिए। एक नर होगा और एक मादा। दोनों के परस्पर क्रिया से निषेचन की क्रिया के परिणाम स्वरूप एक नए संतान की उत्पत्ति होती है, जिसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। उच्च कोटि के पौधों एवं जंतुओं में ये जनन पाया जाता है। लैंगिक जनन बहुत ही महत्वपूर्ण जनन है, क्योंकि लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप ही नई संतानों में विविधताएं आती हैं और ये विविधताएं विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। अलैंगिक जनन में जो भी संतान की उत्पत्ति होगी, वो संतान बिल्कुल अपने जनक का क्लोन होगा, अपने जनक की 2 कॉपी होगी, अपने जनक के समान होगी। लेकिन लैंगिक जनन में जो भी संतान उत्पत्ति होगी, वो अपने जनकों से भिन्न हो सकती है। उसमें जो लक्षण होंगे वो अपने माता पिता से, अपने जनकों से भिन्न होते हैं और यही भिन्नता विकास का कारण बनती है। तो ये हैं 2 प्रकार के जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। जनन संबंधी अगर आपको कोई भी समस्या होती है, आप हमें कमेंट करिए। अगला वीडियो हम बनाएंगे तो उसका समाधान उसमें हो जाएगा। तो जनन को समझने से पहले अब थोड़ा हम पीछे चलेंगे। जनन पूर्व घटनाएं, जनन से पहले जंतुओं या पौधों में कौन कौन सी घटनाएं, कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, उसके विषय में भी अध्ययन करना पड़ेगा। पौधों की बात किया जाए तो पौधों में जो पुष्प होते हैं, ये पौधों का लैंगिक भाग है और प्रत्येक पुष्प में मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं: बाह्यदल, दल, पुमंग और जायंग। किसी भी पुष्प का पुमंग उसका मेल पार्ट, नर भाग है, जबकि जायांग उसका फीमेल या मादा भाग है। जब किसी पुष्प में ये नर और मादा दोनों भाग पाए जाते हैं, ऐसे पुष्प को हम द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। कुछ पुष्प ऐसे भी होते हैं जिसमें पुमंग किसी अलग पुष्प में होगा और जायांग किसी अलग पुष्प में होगा। ऐसे पुष्प को हम एक लिंगी पुष्प कहेंगे। लेकिन अधिकांशतः पुष्पों में पुमंग और जायांग दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। ऐसे पुष्प को हम द्विलिंगी पुष्प कहेंगे। और इनके परिपक्व होने के बाद
पुमंग का ऊपरी भाग टोपी नुमा भाग होता है, जिसे परागकोश कहते हैं। परागकोश में से बहुत सूक्ष्म पराग कण निकलते हैं, जिसमें कि गुणसूत्रों की संख्या उस पौधे के गुणसूत्रों की संख्या की आधी होगी, और इसको हम नर युग्मक मेल गैमीट्स भी कह सकते हैं। जायांग में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपरी भाग स्टिग्मा, बीच वाला भाग स्टाइल तथा सबसे नीचे का भाग ओवरी या अंडाशय कहलाता है। अंडाशय में भी बहुत छोटे छोटे हैप्लॉइड संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसको हम बीजांड कहते हैं। और ये बीजांड में भी गुणसूत्रों की संख्या अपने पौधों की संख्या की आधी होती है। निषेचन के समय परागकण जायांग के स्टिग्मा पे आते हैं, और इनके आने को परागण कहा जाता है। पॉलिनेशन भी कह सकते हैं इंग्लिश में। परागण का मतलब क्या होता है? परागकणों का परागकोश से विभिन्न माध्यमों द्वारा जायांग के स्टिग्मा पर पहुंचना परागण कहलाता है। परागकण और परागण दोनों में थोड़ा माइन्यूट डिफरेंस है, इसको समझना पड़ेगा। परागकण जो है वो मेल गैमीट्स है, और परागण जो है वो एक प्रक्रिया है जिसके तहत मेल गैमीट्स जायांग तक पहुंचते हैं। जब परागकण जायांग के स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं तो वहाँ से वो एक ट्यूब बनाते हैं, जर्मिनेट करते हैं। ट्यूब बनाकर उनका केंद्रक जायांग के अंडाशय में उपस्थित बीजांड तक पहुंचता है, और उसके केंद्रक बीजांड के केंद्रक से परागकण का केंद्रक मिल जाता है। दोनों के मिलने से निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है। इसके फलस्वरूप वो बीजांड अब बीज में बदल जाता है, उसका विकास होने लगता है, अंडाशय का विकास होने लगता है। अंडाशय विकास करके विकसित होकर फल का निर्माण करेगा, जबकि बीजांड विकसित होकर बीज का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार से पौधों में लैंगिक जनन संपन्न होता है। अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप निश्चित रूप से निसंकोच कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जो भी डाउट है। बस आज इतना ही। नमस्कार।